सब लोग इधर। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको सारे चैप्टर का एनालिसिस बताता हूं, हर चैप्टर में से कितना कितना आता है, और फिर हम वो चैप्टर्स देखेंगे जिनको करने से जो बहुत आसान है, जो आप छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते, और अगर आपने रिस्क लिया तो बेटा आप पाप कर रहे हो, और फिर पाप की तो सजा आपको भगवान ही देगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं एनालिसिस कर रहा हूं। सबसे पहला यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है, उससे मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया है। 2010 से लेकर 2019 तक 10 साल के पेपरों का जो एवरेज है यूनिट एंड डायमेंशन में, जो क्वेश्चन आए हैं, कभी 2 आए हैं, कभी 1 आए हैं, तो बेसिकली उसका एवरेज जो है वो मैंने 1 लिया है, राइट। तो यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज 1। तो आप यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ना तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर इजीएस्ट है, इससे इजीएस्ट कुछ भी नहीं होता है, राइट। देन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज आल्सो वेरी वेरी इजी चैप्टर बेटा, आप इसको भी छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। दिस इज ऑफ द इजीएस्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन है, मोशन इन द ग्रेविटी है और कुछ भी नहीं है, या फिर रिलेटिव मोशन। 1D का तो रिलेटिव मोशन भी बेटा बहुत आसान होता है, 2D का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इज इट इजीएस्ट। मोशन इन प्लेन, कई लोगों को प्रोजेक्टाइल, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल। कई लोगों को प्रोजेक्टाइल जो है वो मुश्किल लगता है। अगर मुश्किल लगता है तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें से कभी 0 आता है, कभी 1 आता है, इट्स अप टू यू। तो इस मोशन को मैं मीडियम बोल रहा हूं। जिनको भी मैं इजी बोलूंगा उसको छोड़ने का रिस्क आप नहीं ले सकते हो, राइट। मोशन, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन इज वेरी इजी चैप्टर बेटा, वेरी वेरी इजी चैप्टर। F = ma तो लगाना है और कुछ है ही नहीं बेटा उसमें। और सर्कुलर मोशन में भी आपको सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mr² mv²/r पता होना चाहिए। सो दिस इज अगेन इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। एंड तक रुके रहिएगा, एंड में आपको मैं टिप्स दूंगा, प्रो टिप्स। उसके वही टिप्स जो है वो आपको 100+ मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। अभी मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने लेके आया। वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी चैप्टर बेटा बहुत इजी चैप्टर है, इट इज इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर। आपको ये चैप्टर नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो मैं क्रैश कोर्स, जैसे ही मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा वर्क एनर्जी का, 1 लेक्चर का होगा बेटा, उस 1 लेक्चर को अगर आप कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूं। सिस्टम ऑफ, ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों जो है वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों मीडियम कैटेगरी में आते हैं, तो मैं मीडियम को भी छोड़ रहा हूं, मैं जो सबसे हार्ड है उनको भी छोड़ रहा हूं। सिर्फ इजीएस्ट चैप्टर को करने से ही 100 मार्क्स आ जाते हैं बेटा। तो ये वाले चैप्टर जो है, ये मैकेनिक्स मैंने लिया है, और मैकेनिक्स में अच्छा ग्रेविटेशन इज द इजीएस्ट। रोटेशन मीडियम में आता है, तो यहां पे दिस इज बेसिकली बेटा मीडियम। रोटेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो चैप्टर्स है ये थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है। रोटेशन मोशन बहुत बड़ा है, लेकिन नीट के सिलेबस में बहुत छोटा है। इसमें टाउ इक्वल्स आई अल्फा और 2-3 इक्वेशन है बेटा, वही लगती है बस। और v इक्वल्स टू आर ओमेगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। रोलिंग वॉलिंग के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, तो हम रोलिंग के पीछे भागते रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको सिलेबस नहीं पता होता अपना। आप पिछले पेपर उठा के देखो, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। और क्योंकि होता क्या है, जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं तो उसमें इतना एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाता है कि आपको लगता है कि चैप्टर्स बहुत मुश्किल हैं। इसीलिए आई सजेस्ट यू कि सिलेबस देखो, वही चैप्टर्स करो जो आपको एक्चुअली आते हैं, आपके सिलेबस में एक्चुअली है। फालतू में कुछ रोलिंग वॉलिंग नहीं करना है, बिकॉज दैट इज टू हार्ड। एंड ग्रेविटेशन इज अगेन इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। रोटेशन मोशन को आप हार्ड समझते होंगे, मैं हार्ड जो चैप्टर है वो सिर्फ वेव्स को और एसएचएम को समझता हूं, उसके अलावा कोई हार्ड नहीं है। 11th में बहुत ही आसान है, मीडियम है, इजी में सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिक्स में अगर आप ये मीडियम वाला पोर्शन छोड़ भी दो, तो 3 और 1 4 क्वेश्चन गए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट मैं जा रहा हूं, नेक्स्ट 11th के बाकी बचे हुए ना। ये चैप्टर ऐसे हैं जो कई लोग तो इसको छोड़ ही देते हैं। ये एनसीईआरटी 2 है, वो एनसीईआरटी 1 है। एनसीईआरटी 1 में अटके रह जाते हैं और एनसीईआरटी 2 छोड़ ही देते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं यंग्स मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, कई लोगों को पता ही नहीं है। बेटा ये सबसे इजी चैप्टर है, ये सबसे इजी चैप्टर है, इलास्टिसिटी बोलते हैं इसे। अगर आप ये छोड़ रहे हो ना बेटा, तो 1 मार्क फ्री का छूट रहा है, मतलब 1 क्वेश्चन फ्री का छूट रहा है। 1 क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स फ्री के छूट रहे हैं बेटा। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? ये चैप्टर अगेन इजीएस्ट है, आप ऐसे चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते हो बेटा। ग्रेविटेशन तक भी लेंथी है, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, बट ये बहुत छोटू सा चैप्टर है यार। एक दिन अगर सुबह बैठ जाओगे ना
तो दोपहर तक हो जाएगा, शाम तक प्रैक्टिस हो जाएगी, 4 मार्क्स बुक हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, जहां पे भी मैं इजी लिख रहा हूं ना बेटा, वो कल से, आज रात से शेड्यूल बना लो, कल से वो इजी चैप्टर आपके होने चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स बड़ा बड़ा चैप्टर है। फ्लूइड्स में स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है और सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है, बड़ा चैप्टर है। क्योंकि ये है बहुत आसान, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और इसमें से कम आता है, तो इसलिए मैं इसको टफ की कैटेगरी में डाल रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं हार्ड लिख रहा हूं, ठीक है। हार्ड में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हार्ड है, हार्ड में इसलिए लिख रहा हूं लेंथी है, कम आता है इसमें, तो इसको आप अभी के लिए छोड़ भी सकते हो। थर्मल प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ सकते बेटा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स तो केमिस्ट्री में भी आता है यार, अगर यहां का छोड़ दिया तो केमिस्ट्री का भी छूट जाएगा, सिर्फ साइन का इधर उधर होता है, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगेन ये दोनों भी नहीं छोड़ सकते बेटा। 3 फ्री के मार्क्स हैं, दीज आर द इजीएस्ट चैप्टर्स। कम टाइम में केमिस्ट्री का भी चैप्टर हो रहा है, फिजिक्स का भी हो रहा है, तो छोड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मैं ये तीनों के बारे में बोल रहा हूं बेटा, इन तीनों में तो तीनों का मिला के देखिए क्या है। 1 2 3 दो 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। 4 क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केटीजी में है ही क्या, कुछ भी नहीं है, थ्योरी है पूरा, थ्योरी, ये भी पूरा थ्योरी और ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है। तो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएंगे ही ना बेटा। तो दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, ये आप नहीं छोड़ सकते हो, नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं मैकेनिक्स के पीछे ज्यादा मत भागो। न्यूटन्स लॉ करे जा रहे हो, न्यूटन्स लॉ की 4 बुक्स लगा दी, सब में से कर डाला। अरे यार एक या 2 क्वेश्चन, एक ही आएगा उसमें से, एक सर्कुलर मोशन में से आएगा, क्यों पीछे पड़े हुए। केटीजी देखो बहुत अच्छा चैप्टर है। और इजीएस्ट ऑसिलेशन एंड वेव्स को बेटा मैं हार्ड बोलूंगा, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं और 11th के एंड में करवाए जाते हैं, तो एंड तक आते आते थोड़ा एंथू भी हमारा कम हो जाता है, एंथुसियाज्म भी कम हो जाता है, तो इसलिए दैट इज द कंसर्न, राइट। तो दिस इज द थिंग ना। काफी लोग सुन रहे हैं, गुड गुड। सर आप पीडीएफ दे दो ना। सर पीडीएफ बेटा इतना बिजी चल रहा हूं बेटा, मैं पीडीएफ निकालने का टाइम नहीं मिल रहा, बट आई विल श्योरली डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट टुडे ओनली। एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी रीड करने से कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में करो, बायो में करो, फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी से नहीं। फिजिक्स में एक अच्छा टीचर होना चाहिए और एक अच्छे टीचर के साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है जो आपको कंसेप्ट बताए। एनसीईआरटी पढ़ने से आप कंसेप्ट नहीं सीख सकते हो, न्यूमेरिकल करना एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं सीख सकते हो। तो इस राइट नाउ आपको एनसीईआरटी तब रीड करनी है जब आपने किसी टीचर, अच्छे टीचर से पढ़ लिया है। आपने अच्छे टीचर से न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया है, उसको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको 1-2% फायदा हो जाएगा, 10% आपकी नॉलेज में एडिशन हो जाएगा। अदरवाइज खुद से अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर दे रहे हैं, मैं भी लेक्चर्स देता हूं, आप उनको आगे अटेंड करो, उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो तो फायदामंद है, अदरवाइज कोई खास नहीं है, ठीक है। तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते एनसीईआरटी से, एंड जरूर कर सकते हो। और कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? और कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? सर एनसीईआरटी पढ़ के कितना हो सकता है? एनसीईआरटी से कितना आ सकता है? और फ्लूइड पढ़ाओगे? सब पढ़ाऊंगा बेटा, मैं सब पढ़ाता हूँ। रिवर वाला क्वेश्चन और लॉजिक गेट वाला जरूर आता है। वेरी नाइस। तो ध्यान से देखिए, दिस इज द थिंग। तो बेसिकली आपको 11th क्लास में आप क्या छोड़ सकते हो, छोड़ने का रिस्क वैसे तो नहीं ले सकते बेटा। अगर आप ऑलरेडी 100 के पास मार्क्स आपके आ रहे हैं, अगर ऑलरेडी 100 के मार्क्स पास आ रहे हैं तो आप कुछ भी छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप 100 से बहुत दूर हैं और आप 100 को टच करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो स्ट्रेटेजी ये है कि ये आप टॉपिक्स छोड़ सकते हो अभी के लिए, लेकिन ये भी कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इजीएस्ट करने हैं, फिर मीडियम करने हैं, फिर हार्ड करने हैं। और हार्ड चैप्टर को अप्रोच कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि कल आएगी, कि हार्ड चैप्टर्स एसएचएम वेव्स को कैसे करना होता है। भीड़ नहीं जाना होता बैल की तरह की क्वेश्चन के ऊपर जाके भिड़ जाओ, स्ट्रेटजीज होती हैं इसको करने की, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दिस द थिंग। तो बेसिकली इन दोनों में अगर हम देखें तो हार्डेस्ट अभी तक तो इसमें अपने को कोई भी नहीं मिला, और इसमें जो है फ्लूइड्स आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, और ऑसिलेशन वेव जो है वो भी आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। उसके अलावा 11th में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चैप्टर्स के कर डालने हैं और आपको उसके बाद सबकी प्रैक्टिस करनी है। कम्स टू 12th, दिस इज 12th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 12th का पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लेट्स गेट इनटू दिस थिंग। ये दोनों मिला के बेटा 3 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में से क्वेश्चन और पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस में से। जनरली स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड तो अच्छा लगता है, ये तो आता है, पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में थोड़ा सा घबराते हो तुम लोग, और कैपेसिटेंस से आसान तो कोई चैप्टर दुनिया में है ही नहीं। तो दैट इज दिस वन, कैपेसिटेंस। तो ये भी आसान है, ये भी आसान है, और ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 क्वेश्चन इनमें से आएंगे तो 2 तो आपके होने चाहिए, एक कैपेसिटर वाला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। पोटेंशियल एनर्जी वाला हो सकता है आपसे थोड़ा सा ना हो, तो ये जो है वो मीडियम कैटेगरी में मैं डाल रहा हूं, मीडियम। ठीक है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा 10th क्लास से शुरू हो जाता है, अब तो आना चाहिए। सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस तो वहां पे भी वहां के बच्चे भी कर लेते हैं, तो आपका तो ये अच्छा होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, और ये दोनों चैप्टर बेटा इजीएस्ट चैप्टर है। ये चैप्टर आप छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। 5 क्वेश्चन बेटा, 5 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये दोनों चैप्टर आप छोड़ने का, ये दोनों चैप्टर मैं इनको हार्ड नहीं बोलूंगा, मैं इनको हार्ड बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं इनको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बोलूंगा। दीज आर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि प्रायोरिटी है, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, फिर कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले ये वाले कर लो, आपका मन किया कि पहले ईएमएफ पढ़ते हैं, ईएमआई पढ़ते हैं, एसी पढ़ते हैं, और सब बकवास टॉपिक पहले उठा लिए, और जो जहां से पूछा जाता है वो आपने किया नहीं। सो वो नहीं करना है बेटा, एक स्ट्रेटजी बनानी है, पहले इजीएस्ट क्वेश्चंस करने हैं, इजीएस्ट चैप्टर्स करने हैं, फिर मीडियम करने हैं, फिर हार्ड करने हैं। ठीक है, जब आप इजीएस्ट करोगे तो आप 100 मार्क्स के लगभग पहुंच जाओगे, हो सकता है 90 पे हो सकता है 95 पे हो इजीएस्ट से। उसके बाद मीडियम करोगे तो 100 को पार कर जाओगे, 110 120 के लगभग हो गया। और जब आप हार्ड चैप्टर्स भी कर लोगे तो आप 140 प्लस टच करने लग जाओगे बेटा, विच इज वेरी गुड। 140 प्लस 150 के करीब अगर आपके आ रहे हैं तो टॉप कर जाओगे यार, और क्या चाहिए। EM waves is the easiest chapter, छोड़ ही नहीं सकते, पाप है छोड़ना, EM waves को छोड़ना पाप है बेटा, क्योंकि इसमें एक छोटी सी डिफिकल्ट चीज है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके अलावा तो थ्योरी है पूरी, माइक्रोवेव में कौन सी वेव यूज होती है, एक्सरे में कौन सी वेव यूज होती है, गामा वेव की पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है। ये चैप्टर जो है, ये एनसीईआरटी से पढ़ने होते हैं। इस टाइप के चैप्टर्स जो कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, जिसमें न्यूमेरिकल बनते ही नहीं है, ये आपको कहां से पढ़ने होते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ने होते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी से बेटा नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप ये अभी के लिए छोड़ सकते हो 100 प्लस मार्क्स लाने के लिए। ये मत सोचना कि मैं आपको अभी 150 प्लस के लिए बोल रहा हूँ, 150 प्लस क्या बेटा, 120 प्लस लाने के लिए सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वन, दिस वन। मैं आपको ये और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मेरा जब एग्जाम होता था 10 साल पहले, जब मैंने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया था, तो कुछ चैप्टर्स मेरे को भी डिफिकल्ट लगते थे, तो उनको मैंने कैसे किया था मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद रे ऑप्टिक्स, अरे इससे आसान तो है ही नहीं भाई कुछ। रे ऑप्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी, दिस इज द इजीएस्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये आप नहीं छोड़ सकते। अरे 3 क्वेश्चन बेटा, 3 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 11th क्लास का वेव्स मुश्किल है, इसलिए आपको वेव ऑप्टिक्स को शायद समझने में मुश्किल हो, लेकिन बेटा हमें समझ के कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन करने आने चाहिए। अगर आपने वेव ऑप्टिक्स, चलो अभी के लिए मैं इसको डिफिकल्ट बोल रहा हूं, बट इसको भी करने का मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, और ये जो है ये तो बहुत ही आसान है, 4 गिनती के फॉर्मूला बेटा। 2 फॉर्मूले जो है वो रिजॉल्विंग पावर के हैं, और 2 जो है वो रिजॉल्विंग पावर के, और 2 जो है वो मैग्नीफाइंग पावर के हैं। दैट्स इट। तो ये भी आपका इजी है। तो बेसिकली 3 और 1 4 क्वेश्चन, यहाँ का वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, तो 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो ये जो है वो आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा है। डुअल नेचर कभी नहीं छोड़ सकते, अरे ये मॉडर्न फिजिक्स तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। ये जो है अगेन ये थ्योरेटिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरेटिकल है, एटम्स जो है ये भी थ्योरेटिकल है। एटम्स ये तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, फिजिक्स में तो लास्ट में जाके पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में तो याद सब आता ही होगा। तो न्यूक्लियर इज आल्सो, तो ये फिर से मैं बोलता हूं एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो।
या फिर एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है बेटा, लेक्चर देख लेना किसी का क्रैश कोर्स वगैरह, कोई मेरे जैसा करा रहा होगा और मैं तो खुद भी कराऊंगा ही, तो मेरा भी देख लेना। तो एनसीईआरटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट, दिस इज द इजीएस्ट। कितने कम भी मान लो कम से कम 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही ना, 4। और ये अकेला सेमीकंडक्टर अकेला 4 लेके बैठा है बेटा, अकेला 3 से 4। 2019 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, 2018 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, फिर एक क्वेश्चन आया था, तो इसका एवरेज 3 से 4 बनता है बेटा। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इजी की मैं इसमें बात नहीं करता हूं बिकॉज अजीब सा चैप्टर है ये। और मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूं, आईआईटी जेईई में ये चैप्टर आता नहीं है, सेमीकंडक्टर चैप्टर आईआईटी जेईई में नहीं आता है, क्योंकि उनको आईआईटी जेईई वालों को लगता है जो पेपर बनाते हैं कि ये चैप्टर जो है ये बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, 12th लेवल पे ये चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं होती कि हम ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर के फंक्शनिंग समझ पाए, तो इसलिए। लेकिन सीबीएसई तो सीबीएसई वो सुनती थोड़ी ना किसी की, तो उन्होंने डाल दिया और 4 क्वेश्चन डाल दिए मेडिकल वालों को। अरे यार क्या कर रहे हैं ये लोग, चलो कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस करने से सारी चीजें हो जाती हैं और ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये भी आप छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अभी तक मैंने कौन कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट बोले हैं मैं आपको गिना रहा हूं। सबसे पहले चलो यहां पे आते हैं, सबसे पहले जो मैंने डिफिकल्ट बोला है वो है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स हुआ, एसएचएम हुआ, वेव्स हुआ। फ्लूइड्स, एसएचएम, वेव्स 11th चैप्टर के, 11th की क्लास के 3 चैप्टर आपको एंड में करने हैं, पहले 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, उसके बाद वो चैप्टर्स को छेड़ना है, ठीक है, ये तीनों। उसके बाद 12th में आते हैं। 12th में सबसे लेस इंपॉर्टेंट ईएमआई एसी को अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, और इधर से तो हम सिर्फ और सिर्फ वेव ऑप्टिक्स को छोड़ सकते हैं। तो 3 11th में छोड़ सकते हो अभी के लिए, 3 12th में डिले कर सकते हो, छोड़ना वर्ड गलत हो जाएगा, डिले कर सकते हो। एक महीने में आपको ये चैप्टर्स अभी नहीं पढ़ने, अगर आपके 100 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो उधर आपको 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने, एसएचएम, वेव्स और फ्लूइड्स, और इधर आपको ईएमआई, एसी और वेव ऑप्टिक्स अभी नहीं करना है। जब मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा तो मैं आपको इसको कराने का तरीका बताऊंगा। इन चैप्टर्स को छोड़ के जो चैप्टर्स बनते हैं वो ये हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू गेन 100 मार्क्स, दिस इज अ कंक्लूजन। और यहां पे मैंने मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले रखा है, 4 क्वेश्चंस, सेमीकंडक्टर को दूसरे पे रखा है, 4 क्वेश्चंस, करंट एंड कैपेसिटर मिला के 4 क्वेश्चंस, रे ऑप्टिक्स 4 क्वेश्चंस, देख रहे हो बेटा। और यहां पे काइनेमेटिक्स, एनएलएम आसान 4, तो बेटा 20 क्वेश्चन तो यही हो गए, और 20 और 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन, 80 तो यही हो गए, यही 4 चीजें करने के बाद। और फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने केमिस्ट्री में किया होगा, उसमें से 3 क्वेश्चन, और ग्रेविटेशन से इजीएस्ट चैप्टर तो कोई है ही नहीं, और फिर तो 25 क्वेश्चन, 25 इंटू 4, ये आपके पास होगा 100 मार्क्स। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 मार्क्स कर लिए तो 100 आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए और 100 आ गए, ऐसा तो होता नहीं है। एक आधा क्वेश्चन तो सबसे गलत होता है, अगर आपके 10% से ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी कम है, आपको उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो 100 में से 100 मार्क्स में से अगर आपके मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन किए, तो 25 का 10% मतलब हुआ 2.5 क्वेश्चन, तो मतलब 2 से अगर आपने 25 क्वेश्चन किए, उसमें से 3 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हो रहे हैं तो बेटा पाप कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी गलती को सुधारना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैं पूरी स्ट्रेटजी अभी समझा रहा हूं, अभी तो हम वेटेज चेक कर रहे थे, अभी मैं आपको स्ट्रेटजी समझाता हूं, अभी मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, जो मैं क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ा रहा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं उसमें करा रहा हूं। तो अगर आपका क्रैश कोर्स का एक एक क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं बेटा। जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं कैसे पढ़ता था, मेरे को फिजिक्स की मेरी 6 कॉपीज थी, 11th और 12th की मिला के 6 नोटबुक्स थी जिसमें मेरी पूरी फिजिक्स थी, ठीक है। मैं कभी बुक से नहीं पढ़ता था, मैं अपने नोट से पढ़ता था, मैं अपने नोट्स बनाता था। तो मेरे नोट्स थे जो मेरे टीचर्स ने मेरे को पढ़ाया था उस टाइम पे, और जो स्कूल वगैरह में हम पढ़ते थे तो लिखते विखते थे, जैसे आप भी लिखते होगे तो आपके भी नोट्स होंगे, राइट। तो बेसिकली मेरा फंडा क्या रहता था कि उन नोट्स में से जो मेरे नोट्स हैं, मैं उसको इतनी बार रिवाइज करता था, इतनी बार रिवाइज करता था कि आज की डेट 10 साल बाद भी मेरे को याद है कि रोटेशन मोशन किस पेज से स्टार्ट होता था, और मेरे को ये याद है कि 5वीं कॉपी के लास्ट पेज पे कौन सा क्वेश्चन था, 6th कॉपी जो है
6 कॉपी के फर्स्ट पेज पे कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन था मेरे को अभी तक वो मेमोराइज है। मैंने इतनी बार उसको रिवाइज किया था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरे नोट्स में कोई चीज लिखी हुई है और वो चीज अगर पेपर में आ गई और अगर पेपर में वो चीज मैं ना कर पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये चीज आपको अपने आप में इनकलकेट करनी है, अपने आप में संभाल लेनी है कि अगर आपको यहां पे अगर आपने कोई चीज देख ली, ये कंसेप्ट देख लिया और अगर एग्जाम में आ गया और अगर आपके दिमाग में एक भी बार आया कि ये तो देखा हुआ है लेकिन पता नहीं कैसे करना है, तो बेटा क्या किया फिर आपने अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे टीचर्स का बहुत सारा मटेरियल नहीं देखना होता है, बहुत सारी मॉक टेस्ट नहीं करने होते हैं, बहुत सारी बुक्स का भंडार लेके लाइब्रेरी बना के नहीं बैठना होता है। ठीक है, एक बुक उठा लो, एक टीचर उठा लो, नहीं सबसे पहले एक टीचर उठा लो, फिर एक बुक उठा लो और फिर आप कोई मॉक टेस्ट उठा लो। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। जब आपने कोई टीचर उठा लिया, किसी आप टीचर का क्रैश कोर्स करने लग गए, तो उस टीचर ने जो एक एक बात बोली है वो आपको 10-10 बार सुननी है, तब जाके दिमाग में वो एंटर करेगी। राइट, तो एक एक वीडियो 10-10 बार देखना है, तब 10 बार तो मैं ऐसी सब्जेक्टिव टर्म है, बट तब तक देखना है जब तक आपको उसकी एक एक चीज आ नहीं जाती। दिस इज द थिंग बेटा। एक मॉक टेस्ट, अब ध्यान से सुनना, आप टेस्ट कैसे देते होगे? आप टेस्ट देते होगे कि एक टेस्ट दे दिया फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायो के, और आपने पूरा एक टेस्ट दे दिया 3 घंटे में और देके बोल दिया कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इससे मेरा इतना रैंक आ जाएगा। ये हवा हवाई बातें हो गई और टेस्ट को आपने कहीं बेड के नीचे फेंक दिया, वो कहीं गिर रहा है, बेचारा रोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को एक बार और पढ़ो। जो क्वेश्चन मेरे आपसे पहली बार नहीं हुए ना बेटा, वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो क्या करोगे? तो एग्जाम में आप रिग्रेट करते हुए मर जाओगे कि उस टाइम पे मैंने सोल्यूशन क्यों नहीं देखे। तो बेसिकली एक टेस्ट जो होता है, एक टेस्ट को आपको तब तक करना होता है जब तक उसका एक एक क्वेश्चन आ ना जाए। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक मॉक टेस्ट को 10 बार करना ज्यादा फायदेमंद है देन 10 मॉक टेस्ट को एक बार करना। बात समझ नहीं आई? फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर लेना वैसे यूट्यूब पे, बट मैं बोल भी देता हूं लाइव में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक मॉक टेस्ट को 10 बार करना ज्यादा फायदेमंद है देन 10 मॉक टेस्ट को एक बार करना। 10 मॉक टेस्ट एक एक बार नहीं करने हैं, एक मॉक टेस्ट को आपको 10 बार करना है, सो दैट उसकी एक एक चीज आ जाए। एक ही वीडियो को 10 बार देखना है और एक ही चैप्टर, एक ही बुक के 10 बुक नहीं करनी है, एक बुक का एक चैप्टर 10 बार करना है, सो दैट उससे एक एक क्वेश्चन आ जाए। राइट, तो जब भी आप मॉक टेस्ट कैसे सोल्व करते हैं उसकी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मैं आपके लिए कल से एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं हर रोज, काइंड ऑफ हर रोज या ऑल्टरनेटिवली, दैट विल फाइंड आउट, मैं एक मॉक टेस्ट सोल्व करूंगा आपके सामने और आप देखना कि मैं कैसे सोल्व करता हूं, तो आप भी वो कुछ चीजें अपने आप में इनकलकेट करने की कोशिश करना। राइट, तो 100 मार्क्स तो यहां से आ गए। इसके अलावा जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं, जो हार्ड चैप्टर्स हैं, एसएचएम हुआ, वेव हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, ये चैप्टर्स कैसे करने हैं उसका मैं आपको तरीका अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए समझ लीजिए होता क्या है। सी, जब भी हार्ड चैप्टर आता है तो उसमें घुसना नहीं होता बैल की तरह, घुसना नहीं है, मतलब बैल कहीं पे भी घुस जाती है ना, सोचती तो है नहीं, वैसे नहीं करना है, आपको सोच के चलना है। कैसे? मान लो आप एसएचएम पढ़ने जा रहे हो, एसएचएम पढ़ने अगर आप जा रहे हो तो एसएचएम के सबसे पहले, आप मान लो आपने कभी नहीं पढ़ा एसएचएम, कभी भी नहीं पढ़ा, तो एसएचएम के सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, वो मेरे को पता है, वो आपको भी पता है, लेकिन आपको थ्योरी नहीं पढ़नी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने हैं। आप कैसे भी कैसे करके क्वेश्चन रीड करो, मैं सोल्यूशन नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन रीड करो। मान लीजिए आपने कोई बुक खोल ली एसएचएम की, कोई भी, बीएम शर्मा खोल लिया, डीसी पांडे खोल लिया, एचसी वर्मा खोल लिया, कोई भी खोल ली, और आपने उसके क्वेश्चन देख लिए। आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आपके दिमाग में सेट हो गया कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस अभी आते हैं। उसके बाद जब आपको कोई टीचर समझाएगा तो आपके दिमाग में स्टक होता है कि हाँ, ये चीज क्वेश्चन में आती है, मेरे को इस चीज पे ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, बहुत सारी, कोई भी आप लेक्चर देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बट आपका दिमाग एकदम से तब जागता है जब आप दूसरी बार कोई चीज सुनते हो। पहली बार आपने पढ़ी और आपने अब देखा कि नितिन सर तो ये सेम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में स्टक हुआ कि वो क्वेश्चन अब कैसे होगा ये सर बताएंगे, और फिर आप उसका सॉल्यूशन ज्यादा अटेंटिवली देखते हो। नहीं तो बेटा मैं एक वीडियो में 30 क्वेश्चन करा देता हूं, 25 से 30 क्वेश्चन में आप उतना अटेंटिव नहीं रह पाते। इसीलिए
फॉर एग्जांपल ईएम वेव्स हुआ, ईएम वेव्स चैप्टर जो है उसकी थ्योरी पहले नहीं पढ़नी, उसका पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। हर चैप्टर, जो भी हार्ड चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करने हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़नी है। एक बार सरफेस केमिस्ट्री था, मैं हमेशा एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा पेपर था जेईई मेंस का 2010 में, और सरफेस केमिस्ट्री नाम का एक केमिस्ट्री में चैप्टर होता है, पता नहीं आजकल होता है नहीं होता, उस टाइम पे था, और मैंने कभी नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा था। एक दिन रात पहले, रात को 9 बजे हुए थे और मेरे को 10 बजे सोना था, सुबह 9 बजे एग्जाम था, तो 1 घंटा मेरे पास था। मैंने कहा 1 घंटे में क्या किया जाए, क्या रिवाइज किया जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सरफेस केमिस्ट्री कर लिया जाए, है ना, पढ़ लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि सरफेस केमिस्ट्री का मैं बुक पढ़ने बैठूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेता हूं। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले और प्रीवियस क्वेश्चन एक बार मैंने पढ़ लिए, उसके आंसर भी पढ़ लिए। मेरे को नहीं पता उनके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्यों नहीं है, बट उसमें से एग्जैक्टली डिट्टो एक क्वेश्चन बेटा अगले दिन पेपर में आ गया। और सी लक की बात होती है, अगर आप हर एक मोमेंट, वो एक घंटा अगर मैंने अपने दिमाग का यूज करते हुए उसको एफिशिएंटली यूज किया, तभी मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ, तभी मेरे 4 मार्क्स आए। और 4 मार्क्स से तो आपको पता है बेटा 1000 ऑफ रैंक्स ऊपर नीचे हो जाता है, एक कॉलेज मिलता रह जाता है, एमबीबीएस की सीट मिलती रह जाती है, और नहीं मिली, अगर 4 मार्क्स इधर उधर होने से आपकी एमबीबीएस की सीट रह गई, ड्रॉप करना पड़ जाएगा बेटा, 1 साल और की बात हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं टाइम टेबल बनाओ सबसे पहले घर में, कि हर एक पहले इजी चैप्टर आपको करने हैं 1 महीना, फिर आपको मीडियम चैप्टर करने हैं अगले 15 दिन, और फिर आपको कौन से करने हैं, हार्ड चैप्टर करने हैं। इनफैक्ट हार्ड चैप्टर को करने की मैंने आपको टेक्निक बताई, आपने जो भी चैप्टर ना किया हो अभी तक उसको करने की यही टेक्निक है। अगर आपको जल्दी से कोई चैप्टर करना है तो सबसे पहले आपको उसका क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर उसकी थ्योरी पढ़ो, फिर उसके लेक्चर देखो, और फिर उसका मॉक टेस्ट करो। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, आगे अरे हो जा आगे। या सो कंक्लूजन क्या है आज की क्लास का, ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेस इंपॉर्टेंट, कोई भी मोर इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज कोई ज्यादा हार्ड है, कोई कम हार्ड है, तो वो आपको उस तरीके से चलना है। सेकंड, प्रैक्टिस इज द की। आपने एक बार कर लिया कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने बोला 10 मॉक टेस्ट एक बार नहीं करने, एक मॉक टेस्ट को 10 बार करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज द की, ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सबसे पहले जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको थ्योरी पढ़नी है, लेक्चर देखने हैं, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली ये सब कुछ प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस बेटा, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है। हर रोज के 30 क्वेश्चन लगाओ और अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है बेटा। फिर मैं बोल रहा हूँ बैल की तरह नहीं भागना है, वो जो होते हैं साइड में लगाने वाले सीधा देख रहे हैं वो नहीं, मल्टी डायरेक्शन होना है। आप देखो कि आपकी कहां पे गलती हो रही है, उस गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, नहीं होती तो किसी टीचर से पूछो, किसी से भी पूछो कि सर मेरी कैलकुलेशन वीक है, मेरे से पेपर पूरा ही नहीं होता, मेरे को आता है लेकिन पेपर पूरा ही नहीं हो पाता। तो ये सारी दिक्कत होती है बेटा। पढ़ना इंपॉर्टेंट, पढ़ना बेसिकली थिंग होती है कि आपको आती है चीजें, लेकिन वो पेपर में शो हो रही है नहीं हो रही, दैट इज द मेन थिंग। तो बेसिकली आपकी स्पीड लैग कर रही है, क्या लैग कर रहा है, वो एक अच्छा टीचर आपको बता सकता है। तो या तो आप अपना दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक टीचर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, वो भी आपको एक अच्छी गाइडेंस दे देगा, राइट। सो कुछ बैचेस हैं जो आपके लिए नए आए हैं। उड़ान बैच है 21 जन को स्टार्ट हो चुका है, एस्पायर बैच 23 जन को स्टार्ट हो चुका है, लक्ष्य बैच जो है वो नीट 2021 के लिए है और स्टार्ट हो चुका है 25 जन को। और ये सब कुछ अनअकैडमी पे है। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 18 मंथ्स 1.5 साल के लिए भी आप ले सकते हो। मेरा कोड NA10 लगा के 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप रेफरल कोड की जगह पे मेरा कोड लगाओगे। मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। हर रोज 10:30 बजे और 9 बजे मैं पढ़ाता हूँ। 10:30 बजे मैं स्पेशल क्लास लेता। आज रात को बच्चा सब लोग को बताने जा रहा हूँ, आज रात को 9 PM पे रोटेशन की स्पेशल क्लास है, आप लोग आ सकते हैं। रोटेशन की स्पेशल क्लास, ओके बच्चा, वेरी नाइस। सो NA10 कोड लगाओगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 1 साल, और 2 साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज गिवन बाय दिस थिंग, ओके। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। पर्सनल मेंटरशिप आप ले सकते हैं अगर आप डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एवरीबॉडी।
लेट्स क्रैक दिस चैनल। एंड ये कुछ सिस्टर चैनल्स हैं, इनको भी जाके फॉलो कर सकते हो। N10 इज माई कोड। एंड एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कभी भी टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम को आके आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे मैं नोट्स जो है आपको भेजता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, नाम जो है वो फिजिक्स अवेंजर्स, ठीक है। वहां पे ये नोट्स जो मैं अभी भेज, यस बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू लेटर।